अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एग्जैक्टली इम्पल्स होता क्या है, और एग्जाम्पल की हेल्प से ही हमें इसकी पूरी थ्योरी भी क्लियर हो जाती है। मानकर चलिए कि यहां पर एक 1 kg की बॉल है। लेट अस कंसीडर द मास इज 1 kg एंड यहां पर मैंने मान लिया एक सरफेस है। हम जानते हैं कि जब ये बॉल इस सरफेस से आके टकराती है तो हमने डेली लाइफ में देखा है कि टकराने के बाद बॉल रिबाउंड होती है। टकराने का जो समय होता है, आई मीन जो कांटेक्ट टाइम होता है बॉल का विद सरफेस, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो मानकर चलिए कि ये बॉल ऊपर से नीचे गिराई गई और जब ये बॉल यहां पर आके इससे टकराती है तो टकराने के जस्ट बिफोर, मतलब बहुत छोटे से इंस्टेंट पहले, इसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूं डाउनवर्ड। कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने जस्ट एक वैल्यू ली है ऐसे ही कि 100 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी नीचे टकरा रही है और वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड है तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लिया है। तो मानकर चलते हैं कि जब ये टकराई है तो टकराने के जस्ट पहले अगर हम लोग इसका इनिशियल मोमेंटम लिखें तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी -mv, माइनस बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो देखिए मास की वैल्यू हमने ली हुई है 1 kg और वेलोसिटी है 100 और डाउनवर्ड है, दैट्स व्हाई माइनस। तो ये हो गया 100 kg मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। ये हो गया टकराने के जस्ट पहले मोमेंटम ऑफ बॉल। अब ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, हम अच्छे से जानते हैं कि जब बॉडी टकराती है सरफेस के साथ और उसके बाद रिबाउंड होती है तो मे बी पॉसिबल कुछ एनर्जी लॉस हो गया होगा बिकॉज ऑफ कॉलिजन, पर जो कांटेक्ट टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हम लोग बोल सकते हैं। तो मानकर चलते हैं जस्ट एक ऐसे ही हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं कि इस सरफेस से टकराने के बाद एनर्जी में कुछ लॉस हुआ और जब ये बॉल रिबाउंड होके ऊपर गई तो इसका फाइनल मोमेंटम, टकराने के पहले जो इनिशियल मोमेंटम था -100 यानी कि डाउनवर्ड, टकराने के बाद मैंने इसको ले लिया +50, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा तो फाइनल मोमेंटम जो हुआ वो पहले से कम हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कि कांटेक्ट टाइम कितना है तो हम बात कर रहे थे कि बहुत ही कम यानी कि नेग्लिजिबल। तो उस नेग्लिजिबल टाइम को हम लोग कंसीडर कर ले, मान लीजिए 0.01 सेकेंड, एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड जैसा मैंने बोला था, बहुत ही कम टाइम होता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इतने कम टाइम में बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो देखिए चेंज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, जैसा कि चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका है। तो देखिए फाइनल मोमेंटम हमसे पूछा जाए तो वो कितना है +50, इनिशियल मोमेंटम अगर हमसे पूछा जाए तो कितना है 100। ऑब्जर्व कीजिए माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया 150 kg मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोमेंटम में ये जो चेंज आया है 150 का, वो कितने टाइम में आया है? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, यानी कि बिल्कुल 0.01 सेकंड में। तो हमसे पूछा जाए कि इतने कम टाइम में अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो डेफिनेटली यहां पे जो फोर्स लगा होगा वो एक ग्रेटर अमाउंट का लगा होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर वो मोमेंटम को चेंज कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पे जो फोर्स होना चाहिए वो एक लार्ज मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। अगर हम लोग अपने प्रीवियस एग्जांपल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए वहां से एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन, देखिए टोटल चेंज इन मोमेंटम है 150 एंड टाइम जो कांटेक्ट का है वो कितना है 0.01। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आप ऑब्जर्व कीजिए जो एवरेज फोर्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 15,000 न्यूटन। एक ह्यूज अमाउंट का फोर्स वहां पर उस बॉडी पर लगा है। तो क्या आपने इस बात को एक नोटिस किया कि इतने कम टाइम में इतने लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की हेल्प से इस बॉडी के मोमेंटम में सडन चेंज हुआ है, इस बॉडी के मोमेंटम में सडन चेंज हुआ है, और बॉडी के मोमेंटम का सडन चेंज होना ही इंपल्स कहलाता है। दैट मींस कि यहां पर इस बॉडी पर जो भी फोर्स लगा होगा उसने बहुत ही कम टाइम में एक मोमेंटम को एक ग्रेटर अमाउंट से चेंज कर दिया। इसे हम लोग इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स। और बच्चों हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि यहां पे बिकॉज ऑफ कांटेक्ट इस बॉडी पर जो फोर्स लगा होगा वो कौन सा लगा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो जस्ट एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि यहां सरफेस से जब ये बॉडी टकराई होगी तो इस बॉडी पर सरफेस ने ऊपर की तरफ लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन, और आप ऑब्जर्व कीजिए चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी कैसी आ रही है? पॉजिटिव। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर जो फोर्स लगा है वो कौन सा लगा है? नॉर्मल रिएक्शन। और आप नोटिस कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है?
अपवर्ड्स और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या है, प्लस। इसका मतलब हम लोग ये बात न्यूटन के सेकंड लॉ में ही कर चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, चेंज इन मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में आएगा। तो डेफिनेटली यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसने बहुत ही कम टाइम में मोमेंटम को चेंज किया है, जिसकी वजह से वहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत ही कम टाइम में सडन चेंज होना मोमेंटम का, ये इंपल्सिव फोर्स कहलाता है। जबकि मैं दूसरा फोर्स एक और आपके साथ बात करना चाहता हूं और वो है ग्रेविटी फोर्स। देखिए ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो इतने कम टाइम में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए या प्रोजेक्ट किया जाए तो ग्रेविटी फोर्स उसकी वेलोसिटी में एक सेकंड में सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड का चेंज कर सकता है, अगर हम लोग जी की वैल्यू 10 कंसीडर करें, अदरवाइज 9.8 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए कि ग्रेविटी एक सेकंड में लगभग 10 मीटर पर सेकंड का चेंज कर रही है और ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में मोमेंटम को चेंज करके दे रहा है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई ही होगी कि जो बहुत कम टाइम में सडन चेंज कर दे उसे हम लोग इंपल्सिव फोर्स, जबकि जैसा कि ग्रेविटी मैंने एग्जांपल दिया, उसने जो चेंज किया वो तो मोमेंटम में वहां पर कंसीडर किया जाएगा, बट उसने जो टाइम लिया वो बहुत ज्यादा था। इसका मतलब ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो आइए अब हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। उसकी डेफिनेशन है व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन देयर विल बी सडन चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस सडन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। अब एक एक करके मैं हर वर्ड को समझा रहा हूं, बहुत ध्यान देना कि वेरी लार्ज फोर्स, जैसा सर ने आपको बताया था इंपल्सिव फोर्स, तो जब बॉल आके टकरा के ऊपर गई थी, जो सर ने इतना अच्छा एग्जांपल दिया था, तो उसके अंदर क्या देखा था, जो फोर्स जनरेट हुआ था इतना लार्ज अमाउंट का था 15,000 न्यूटन, वही क्या है, वेरी लार्ज फोर्स। और जो चेंज हुआ था मोमेंटम वो कैसा था, सडन चेंज, क्योंकि जो टाइम इंटरवल था वो बहुत छोटा था, तो उसके कारण जो चेंज आया उसको क्या कहा अपन ने, सडन चेंज। तो बेटा इंपल्स की एक आसान डेफिनेशन कहते हैं, इंपल्स एक चेंज इन मोमेंटम होता है जो वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होता है। इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, कैसे टाइम इंटरवल में, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, उसको क्या कहा अपन ने, इंपल्स, डिनोटेड बाय आई वेक्टर, एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। और ध्यान देना यहां पर मैंने जो एनिमेशन आपको दिखाया है, इस एनिमेशन के अंदर अगर इस प्लेयर बॉल को हिट कर रहा है तो जो टाइम इंटरवल होगा उस बॉल पे बैट का हिट करने का वो कितना होगा, बहुत छोटा सा। तो यहां पर जो सडन चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा और जो फोर्स होगा वो इंपल्सिव फोर्स बहुत बड़ा होगा। तो जो बातें आपको सर ने कही थी उसको आप यहां पर भी फील कर सकते हो। और इसका देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। बच्चों कई बार जब हम लोग इंपल्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक बात ध्यान से समझनी है कि इंपल्स को जब हम लोग डिनोट करते हैं तो या तो हम लोग इसको कैपिटल आई से या फिर हम लोग इसको कैपिटल जे वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वहां पर हमें किस तरह से डिनोट करके दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या तो वेक्टर जे लिखा होगा या वेक्टर आई लिखा होगा। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग इसके सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग अगर डिफाइन करें तो देखिए हम लोगों ने अभी प्रीवियसली एग्जांपल में एक पॉइंट डिफाइन किया था कि जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए लग रहा है। द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन या टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट जो था वो बहुत ही नेग्लिजिबल था। इतने कम टाइम में हम लोग फोर्स की एक्यूरेट वैल्यू को बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। ठीक है, हम लोग कई बार इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सर, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो हमको बैट और बॉल का कॉन्टेक्ट टाइम बता दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बट ठीक है अगर हम लोग डेली लाइफ की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम लोग वहां पर इतने कम टाइम के लिए फोर्स को अगर निकालना चाहते हैं तो हम वहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और एवरेज फोर्स निकालने के लिए या एवरेज निकालने के लिए हम लोग मैथमेटिकली सीखते हैं कि एवरेज निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन टर्म का यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग वहीं से इस पर्टिकुलर सेकंड लॉ की हेल्प से इसको डिफाइन करते हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए सेकंड लॉ क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये क्या बन जाएगा एफ डी टी और ये क्या बन गया डीपी, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों अगर हम लोग एक पूरी ड्यूरेशन के लिए बॉडी पर कितना फोर्स लगा या कितना चेंज इन मोमेंटम आया उस पूरी ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट करना चाहे, सो इफ वी इंटीग्रेट दिस टर्म, तो यहां पर हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो लिमिट प्लेस की चेंज इन मोमेंटम की फ्रॉम पी इनिशियल टू पी फाइनल, और टाइम ऑफ कांटेक्ट या टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी हमें दिया होगा वो दिया होगा T1 से T2। इफ वी इंटीग्रेट दिस टर्म देन वी विल गेट P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम T1 टू T2। T2। तो यहां पर जो भी हमें वैल्यूज दी है, इक्वेशन दी है, प्लेस करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इंपल्स के लिए फाइनली आ गया कि इंपल्स इज इक्वल टू T1 टू T2, ये हो गया लिमिट, एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन राइट हियर चेंज इन मोमेंटम। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे इस पर बात करते हैं। बच्चों, अगर मैंने आपको मास और वेलोसिटीज दे रखी है और मैंने आपसे बोल दिया कि इंपल्स निकालिए, तो आप डायरेक्टली इंपल्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है और वो वेरिएबल फोर्स है, और मैंने आपको टाइम लिमिट दे रखी है कि इस टाइम से इस टाइम तक इंपल्स कैलकुलेट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स है उसको उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहां से हमको इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। जहां सर ने भी कुछ देर पहले समझाया था कि इंपल्स जो था या चेंज इन मोमेंटम था, वो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dt था, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम था। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या समझते हैं, एरिया अंडर द कर्व ऑफ f एंड t। तो यहां ध्यान देना, जो अपने कर्व लिया है वो फोर्स एंड टाइम है, इसके बीच में जो ये एरिया है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये शेड हो रखा है, ये एरिया जो आप कैलकुलेट करोगे, ये एरिया को क्या प्रोवाइड करेगा, इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम। तो आपको ध्यान रखना है, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी और एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। तो यहां से आप कह सकते हो एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जो आपको सर ने जस्ट अभी बताया था। सर, यहां पर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग जब एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो जैसा कि इस डायग्राम में है कि ऊपर एक एरिया है और नीचे एक एरिया है, तो अगर हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो ये टोटल एरिया को क्या हमेशा ऐड करते हैं या फिर कुछ और तरीका है इसका? सर बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो अपर पार्ट है ये अपना पॉजिटिव पार्ट है, और जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है। तो आपको क्या कंसीडर करना है, अपर पार्ट को पॉजिटिव, बिकॉज यहां पर फोर्स पॉजिटिव है, लोअर पार्ट यहां पर फोर्स कैसा है, नेगेटिव, तो ये कैसा है, नेगेटिव। तो आपको एरिया को भी वैसा ही लेना है, ऊपर वाले पार्ट का एरिया जो लेंगे, नीचे वाले पार्ट का जो एरिया लेंगे, उनको सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए, सर ने जैसा आपको बताया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हम लोग वेक्टर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा हमें विद साइन सॉल्व करना होता है। तो अपर शेडेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव और लोअर जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव। बच्चों, अब हम लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले इसको हम लोग रीड कर लें। फॉर अ सर्टेन मोमेंटम चेंज, इफ द टाइम इंटरवल इज इंक्रीज्ड, देन द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। बच्चों, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करें, तो ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल। मानकर चलिए कि एक पर्सन है जो बिल्डिंग से जंप कर रहा है नीचे की तरफ, बिल्डिंग से मान लीजिए नीचे गिर गया, और नीचे हम लोगों ने दो तरह के फ्लोर्स ले रखे हैं। एक तो हम लोगों ने मान लिया कि सीमेंटेड फ्लोर है जो कि बिल्कुल हार्ड है, और एक हमने मान लिया कि रेत का एक हीप बना हुआ है, एक रेत का टीला बना हुआ है जिसमें पर्सन गिरता है। तो हम लोग बारी बारी से अगर इस एग्जाम्पल को क्रिएट करें, तो मानकर चलिए कि जब पर्सन नीचे की तरफ गिरा सीमेंटेड फ्लोर पर, तो सीमेंट फ्लोर से टकराने के जस्ट पहले उसका मोमेंटम था 100, ऐसा हमने कंसीडर किया। ठीक है। और सीमेंट फ्लोर से टकराने के बाद ही वो वहां पे रुक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों सोच के देखिए कि सीमेंट फ्लोर से जब वो टकरा के रुकेगा तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया। इनिशियल था 100, फाइनल था 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, मैग्नीट्यूड में 100। और आप जानते हैं कि सीमेंटेड फ्लोर पे अगर वो गिरेगा तो उसको इंजरी भी होगी बहुत ज्यादा, और टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, यानी कि बहुत ही कम टाइम में वो रुक जाएगा, इंजरी बहुत ज्यादा होगी। जबकि यही पर्सन अगर ड्रॉप होता है या नीचे गिरता है एक रेत के टीले पर या फिर हीप ऑफ सैंड हम लोग कंसीडर करें, तो देखिए जैसे ही वो उसके गिरने वाला होगा, मान लीजिए रेत के टकराने के जस्ट पहले अभी उसका मोमेंटम कितना है, 100। और आप जानते हैं कि जब वो रेत पर गिरेगा तो गिरते ही उसका मोमेंटम 0 नहीं होगा, वो अंदर की तरफ रेत को पेनिट्रेट करते हुए धंसता हुआ चला जाएगा, और थोड़ी देर बाद उसका मोमेंटम क्या होगा, 0। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो वापस से आपका जवाब होगा कि सर इनिशियल 100 था, फाइनल इसमें भी 0 हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम इसमें भी 100 आया। पर आप अच्छे से जानते हैं कि सैंड फ्लोर पर अगर वो गिरेगा तो वहां पर उसको चोट या इंजरी कम होगी। बच्चों थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट कीजिए कि सीमेंट फ्लोर पे और सैंड फ्लोर पे जब वो गिरा तो इंजरी दोनों में अलग अलग हुई। कारण है
जब सीमेंटेड फ्लोर पे गिरा था तो बहुत ही कम टाइम में उसका मोमेंटम 0 हो गया था। चेंज इन मोमेंटम 100 है, पर उसको 0 होने में, अगर हम बात करें इनिशियल 100 था, फाइनल 0 है, 0 होने में बहुत कम टाइम लगा। और अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल में बात की थी कि इतने कम टाइम में अगर मोमेंटम सडन चेंज हुआ है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि उस पर्सन को जो इंजरी होगी बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो बहुत ज्यादा होगी। जबकि अगर हम लोग सैंड की बात करें तो उसके अंदर धंसा चला गया, मतलब टाइम चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम को 0 होने में जो टाइम लगा वो बहुत ज्यादा था या टाइम बढ़ गया एज कंपेयर टू सीमेंटेड फ्लोर। तो उस सिचुएशन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो 100 ही आना है, पर टाइम बढ़ गया तो उस केस में जो फोर्स लगा होगा वो कंपैरेटिवली कम लगा होगा। दैट्स व्हाई सैंड पे जब वो गिरा तो उसको इंजरी कम होगी। और वही चीज इस पॉइंट के थ्रू हम लोग आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इफ द टाइम इंटरवल इज इंक्रीज्ड देन एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहला एग्जांपल है, अ क्रिकेटर लोअर्ड हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल सो एज टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल। अब बेटा जैसा आपको भी सर ने समझाया कि टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, टाइम इंटरवल कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। उसी एग्जांपल को अपन यहां से और चेक कर रहे हैं कि जैसा सर ने अभी जस्ट बोला था कि एफ एवरेज जो होता है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था। तो सोचो अगर मैथमेटिकल फॉर्म से भी देखें तो टाइम बढ़ेगा तो एवरेज फोर्स कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो यही एग्जांपल को अपन उससे समझते हैं कि अगर मैं किसी बॉल को कैच कर रहा हूं और मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे, तो मैं जब कैच करता हूं तो मेरा हाथ ऐसे पीछे मूव करता है। क्यों? क्योंकि जब मेरे हाथ पे बॉल टकरा रही है तो मैं चाहता हूं कि जो उसका कांटेक्ट टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। कांटेक्ट टाइम इंक्रीज होगा तो एवरेज फोर्स जो मेरे पे लगेगी वो कम लगेगी और मुझे कम दर्द होगा। पर अगर मैंने उसको सडन कैच करने की कोशिश करी, अपने हाथ को पीछे मूव नहीं करा, तो दो केस हो सकते हैं। पहला कि वो कैच तो हो जाएगा पर मेरे हाथ में बहुत तेज लगेगी, या फिर हो सकता है कि मैं कैच ही ना कर पाऊं। इसीलिए उस केस के अंदर अपन हाथ को पीछे करते हैं ताकि टाइम बढ़ जाए, एवरेज फोर्स कम हो जाए, इजीली कैच हो जाए और अपने हाथ में दर्द भी ना हो। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, अ क्रिकेटर लोअर्ड हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल सो एज टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल ऑफ मोमेंटम चेंज, consequently the average reaction force on his hand decrease so he can save himself from getting hurt. सिमिलरली बच्चों, जैसा कि सर ने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक सेकंड एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। देखिए आपको वहां पर एनिमेशन में दिख ही रहा होगा कि हमने एक शॉकर को वहां पर बनाया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल टू अवॉइड जर्क्स। तो ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी हमारा कोई व्हीकल है वो किसी गड्ढे में जाता है तो हमें एकदम से वहां पर जो जर्क होता है वो बहुत कम महसूस होता है। कारण क्योंकि गाड़ियों में शॉकर्स का यूज किया जाता है। अब देखिए शॉकर्स की वर्किंग जो होती है वो किस तरह की होती है आपके सामने, कि यहां पर जो एक स्प्रिंग लगी हुई है, मान लीजिए जैसे ही हमारी गाड़ी किसी गड्ढे में कूदी तो जो जर्क होगा वो उसको पहले गुजरना पड़ेगा किससे, शॉकर से। तो हम तक आने का जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। और जैसा कि सर ने आपको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया कि टाइम बढ़ गया तो उस जर्क जो फोर्स होगा, जो इफेक्ट होगा वो हम पर कम लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो आपको सर ने जस्ट अभी बताया कि अगर पर्सन जंप करता है हार्ड सीमेंटेड फ्लोर पर तो उसको ज्यादा लगती है, अगर वो किसी सैंड पे जंप करता है तो उसको कम लगती है, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम में दोनों में अलग अलग है। सीमेंटेड फ्लोर में बहुत छोटा सा टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है और जब वो हीट पे टकराता है तो कॉन्टेक्ट टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उस पर फोर्स कम लगती है और उसकी इंजरी कम होती है। उसी चीज को अपन फटाफट से एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर ये सैंड है, बॉल आ रही है, अगर बॉल पेनिट्रेट कर जाती है तो यहां पर देखो जब तक वो अंदर पेनिट्रेट होगी कॉन्टेक्ट टाइम इंक्रीज हो गया, तो यहां पर जो एवरेज फोर्स आएगी कैसी आएगी, कम आएगी। यहां पर अगर वो पेनिट्रेट नहीं करती, बहुत हल्का सा करती है और उसके बाद हो सकता है रिबाउंड कर जाए, पर क्या यहां पर कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम है, तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर फोर्स कैसी है, ज्यादा। और यहां पर वो बिना पेनिट्रेट करे बस जस्ट टच करके ऊपर चली गई, इसका मतलब यहां पर कॉन्टेक्ट टाइम तो इससे भी कम है, इसका मतलब इस केस के अंदर फोर्स और भी ज्यादा है। तो तीनों केस में बॉल सेम है, आने की स्पीड सेम है, पर तीनों केस में कॉन्टेक्ट टाइम अलग अलग है, इसलिए जो एवरेज फोर्स लग रही है वो भी कैसी लग रही है, अलग अलग। आइए बच्चों, इन एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंपल्सिव केस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, फिगर शोज an estimated force time graph for a baseball struck by a bat. From this curve determine number 1 impulse delivered to the ball and number 2 average force exerted on the ball. ग्राफ हमको यहां पर साइड में शो किया गया है
और देखिए ये जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, फोर्स और टाइम के बीच में। और जैसा कि सर ने आपको बताया था कि फोर्स और टाइम ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट किया जाए तो उस एरिया से हमें इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम मिलता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज हमें क्या दी गई है, इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल इन दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 to 2.5 सेकेंड। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, ट्राइंगल बना हुआ है, इंपल्स निकालना है, फोर्स और टाइम ग्राफ है, तो सिंपली जैसा सर ने आपको बताया था कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो कौन से शेप का दिखाई दे रहा है, देखिए यहां से यहां तक कैसा है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको जल्दी से याद आ जाना चाहिए, क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट ए पार्ट सॉल्व करें तो हमसे इंपल्स पूछा गया है और इंपल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम को हम लोग यहां पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ द कर्व फ्रॉम 1 to 2.5। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों देखिए बेस की वैल्यू जो हमको दी गई है वो 1 से लेके 2.5, ये कितना गैप होता है, 1.5 सेकंड का। तो ये हो जाएगा 1.5 बेस की वैल्यू, जबकि यहां से यहां तक ये जो हाइट की वैल्यू है वो कितनी दी गई है हमको, 18,000। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल होने के बाद 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा, 1.5 इंटू 9, 13.5। और हमसे पूछा गया है इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। उम्मीद है वैसे तो कि आपको ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इतनी बार से अपन ने क्या देखा कि एवरेज फोर्स जो होता है वो एवरेज फोर्स के अंदर अपन एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स है, इसका मतलब यही जो वैल्यू आई है यहां रखनी है। टाइम कौन सा, जो कॉन्टेक्ट टाइम था अपना, तो कॉन्टेक्ट टाइम यहाँ पर कहां से 1 से स्टार्ट हुआ, 2.5 पे खत्म हो गया। इसका मतलब ड्यूरेशन कितना हुआ, 1.5 सेकंड का। तो यहां क्या लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम। आप चाहे तो इसकी अपर वैल्यू भी ले सकते हो ताकि आपका इजी कैलकुलेशन रहेगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 9,000 इंटू 1.5 अपॉन टाइम इंटरवल 1.5। तो आप 1.5 से 1.5 कैंसिल आउट कर देंगे तो जो एवरेज फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो होगी 9,000 न्यूटन की, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास जो इंपल्स का है उस क्वेश्चन में हमको दिया गया है अ फोर्स F इज इक्वल टू 6T + 2 न्यूटन। बच्चों सबसे पहली चीज यहां पर आपको जो नजर आनी चाहिए, जो फोर्स है वो कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है। और आपको याद है हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं जब हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस पर बात की थी कि अगर वेरिएबल फोर्स है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए तो हमें फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट कर देना चाहिए, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर्स मिल जाएंगे। Start acting on a particle of mass 2 kg which is initially at rest। बच्चों इनिशियली रेस्ट है तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। देन फाइंड इंपल्स इंपार्टेड टू पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। देखिए हमें 0 से 4 सेकंड तक का इंटरवल दिया है जिसमें हमें इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड। तो देखिए बच्चों अगर सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंपल्स हमें कैलकुलेट करना है और वी कैन से चेंज इन मोमेंटम, और इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और बच्चों लिमिट अगर हम लोग देखें तो कितनी होगी, 0 to 4। तो आइए बच्चों अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू रख के इसको इंटीग्रेट करें तो फोर्स की इक्वेशन हमें दी है 6T + 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद लिमिट 0 to 4। बच्चों अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो 6 एक कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t²/2। तो 6t²/2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4 एंड सिमिलरली 2 का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t एंड अगेन लिमिट्स क्या होगी, 0 to 4। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बच्चे देखिए ये कितना होगा, 3। यहां पे t² है तो अगर t की जगह हम लोग अपर लिमिट रख दें विच इज इक्वल टू 4 तो 4² कितना हो जाएगा, 16। और t की जगह अगर हम लोग लोअर लिमिट रख दें 0 तो ये ओवरऑल टर्म कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल। और यहां पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करें तो देखिए t की जगह अपर लिमिट रखे 4 और लोअर लिमिट है 0, तो 8 और 48 यहां पर अगर ये वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 56
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इस यूनिट को हम लोग न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन में क्या लिख कर दिया है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इंपल्स की या चेंज इन मोमेंटम की। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ध्यान रखना, जैसे सर ने आपको बोला था इनिशियली कैसा है, रेस्ट पर, तो उस टर्म पर, उस कंडीशन पर आप कह सकते हो इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। अब क्योंकि मुझसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो क्यों लंबा जाए, छोटा सा इस आंसर को यूज करते हैं। क्या इंपल्स की वैल्यू सर ने फाइंड आउट करी, दैट इज 56 kg मीटर पर सेकेंड। Impulse is equal to change in momentum, that is equals to 56. Change in momentum is mass v final minus v initial equal to 56. अब एक बात एक और चीज ध्यान रखना, क्या यहाँ पे जो लिमिट सर ने यूज करी थी 4 सेकंड तक यूज करी थी, और यहाँ पर भी टाइम क्या दे रखा है 4 सेकंड। तो अगेन आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम कैसा है, सेम है। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 kg। v फाइनल आपसे पूछा गया है, इनिशियली वो रेस्ट पे था, इक्वल्स टू 56। तो यहां से v फाइनल की वैल्यू आ गई 56/2 विच इज इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।